हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे मैं हिंदी की सीरीज चलाने जा रहा हूँ, स्पेशली जो एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए मैं हिंदी की सीरीज यहाँ पे चलाने जा रहा हूँ। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहला टॉपिक, विलोम शब्द। यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, विलोम शब्द का यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। आपको अब यहाँ पे देखिए, विलोम शब्द तो मैं बताऊंगा, साथ ही साथ उनके अर्थ को भी मैं यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं ये सीरीज कैसी होती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा और मैं इसको कंटिन्यू करता रहूँगा। ओके, तो यहाँ देखते हैं, प्रत्येक शब्द का विलोम है। प्रत्येक शब्द का क्या विलोम है, ये आपका ऑप्शन है, आपको बताना है। तो इसका सही विलोम है, देखिए पहले प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ समझ लीजिए। प्रत्यक्ष मतलब होता है जो सामने हमें दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष। अब कोई कहीं जा रहे हैं, आप किसी को देख लिए, कहें अरे ये तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दिया था, ये प्रत्यक्ष मैं इसको देखा हूँ, यानी मैं उसको सामने देखा हुआ हूँ, प्रत्यक्ष देखा हुआ। चलिए ठीक है, प्रत्यक्ष का विलोम क्या आरोहण हो सकता है? नहीं हो सकता है। सकर्मक हो सकता है? नहीं। अपरोक्ष? नहीं। तो इसका सही विलोम क्या है? ऑप्शन डी, परोक्ष। ठीक है, परोक्ष। परोक्ष मतलब होता है जिसे हम सामने न देखे हों या फिर न देख रहे हों, उसे हम परोक्ष कहेंगे। और प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि हमारे सामने दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है जब सामने आपकी एग्जाम हॉल में आ जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रत्यक्ष मतलब जो सामने दिखाई दे रहा हो, परोक्ष मतलब जो सामने न दिखाई दे रहा हो। और परोक्ष का ही, ठीक है, ये जो प्रत्यक्ष है मतलब इसका मतलब सामने दिखाई दे रहा हो, और अपरोक्ष जो होता है इसके मतलब ये होता है कि जो परोक्ष नहीं, यानी कि जो हमें सामने नहीं दिखाई दे रहा है वो अपरोक्ष है, यानी कि हमें वो दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये है प्रत्यक्ष का सही विलोम, परोक्ष। इस बात को ध्यान रखेंगे, प्रत्यक्ष का सही विलोम क्या है? परोक्ष है। ओके, अगर ये पूछ दे आपसे कि परोक्ष का सही विलोम क्या होगा, तो आप ऑप्शन में प्रत्यक्ष नहीं है तो अपरोक्ष हो जाएगा। आप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, आरोहण का जो विलोम होता है, आरोहण का विलोम होता है अवरोहण। आरोहण मतलब होता है शीर्ष पर चढ़ना, यानी कि किसी शिखर पे जब आप चढ़ते हैं ना, कहीं आगे जाते हैं, ऊपर बढ़ते हैं, तो उसे कहते हैं ये आरोहण कर रहा है, ठीक है, आरोहण कर रहा है। और उसी का विपरीत हो जाएगा अवरोहण, ठीक है, उसी का विपरीत क्या हो जाएगा? अवरोहण। अगर आरोहण का विलोम पूछे तो अवरोहण हो जाएगा। यहाँ देखें, सकर्मक। सकर्मक मतलब होता है क्रियाशील या कर्मयुक्त। जो क्रियाशील है या कर्मयुक्त है, यानी कि काम करने में एक्टिव है, उसे हम सकर्मक कहते हैं, ठीक है। और इसका विपरीत होता है अकर्मक। ध्यान देंगे, इसका विपरीत होता है अकर्मक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये यूपीपीसीएस मतलब ये सभी एग्जाम में पूछे जा चुके प्रश्न हैं, तो उनको मैं यहाँ पे आपका प्रैक्टिस करा रहा हूँ। दृष्ट, जैसे दृष्ट शब्द आ जाता है, तो दृष्ट का विलोम क्या होता है? तो दृष्ट का विलोम होता है विनीत। अब कहेंगे कैसे सर जी? दृष्ट का अर्थ होता है ना, लज्जा रहित या दुस्साहसी व्यक्ति, ठीक है। जो लज्जा रहित काम करता है, दुस्साहसी होता है, उसका साहस कैसे हो गया ऐसा काम करने का, या फिर जो मतलब कह सकते हैं कि लज्जा रहित व्यक्ति, उसे हम दृष्ट कहते हैं। और एक शब्द और इस्तेमाल किया जाता है, प्रेमिका को खिन्न करने वाला जो नायक होता है, मतलब प्रेमिका को जो दिल दुखा दे, वो दृष्ट होता है, दृष्ट होता है। तो उसका जो विलोम शब्द होगा दृष्ट का, वो होगा विनीत, ठीक है, विनीत होगा। विनीत का मतलब होता है विनय से युक्त, प्रेम से भरा हुआ, नम्र व्यक्ति, बहुत ही स्वभाव का अच्छा व्यक्ति हो। और दृष्ट व्यक्ति बहुत ही स्वभाव का बेकार व्यक्ति, खराब व्यक्ति, जिसे हम दुस्साहसी या लज्जा रहित कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तृप्त। तृप्त का विलोम क्या होता है? तो तृप्त का विलोम होता है अतृप्त। और अधैर्य का विलोम होता है धैर्य। तृप्त मतलब क्या? जैसे कि अभी आपने खाना खाया, खूब दबा के बढ़िया से अच्छे से खा लिया, कहा कि हाँ, आज तो मेरा पेट, मेरी भूख तृप्त हो गई, मतलब मेरी भूख समाप्त हो गई। और तृप्त मतलब मेरी भूख मतलब चली गई, ऐसे ऐसे कह सकते हैं। अगर आप भूखे हैं और आप अभी भी खाना खाने के बाद भी भूखे हैं, तो कहेंगे कि यार अभी अतृप्त है, मेरी भूख तो अभी लगी हुई है, मुझे लगी हुई है, ठीक है। तो ये तृप्त और अतृप्त हो गया। ओके, आगे चले। तो यहाँ पे देखेंगे बाह्य का विलोम क्या होता है, ठीक है। बाह्य का विलोम क्या होता है? तो बाह्य का मतलब होता है बाहर, और अंदर इसका विलोम हो सकता है, लेकिन जिस लैंग्वेज में ये लिखा रहता है, अगर संस्कृत टाइप का लिखा है तो उसी लैंग्वेज में इसका आंसर भी होगा। तो बाह्य, बाह्य मतलब बाहर, और आभ्यंतर, आभ्यंतर मतलब होता है अंदर, ठीक है। और ये जो अंदर शब्द है ना, इसका विलोम होगा बाहर, ठीक है, इसका विलोम होगा बाहर। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इस तरह से जब लिखा रहेगा तो बाहर होगा, और जब बाह्य लिखा रहेगा तो उसका होगा अभ्यंतर, ठीक है। अब देखें यहाँ तो अवैतनिक। अवैतनिक किसे कहते हैं? अवैतनिक उसे कहते हैं अगर कोई काम कर रहा है, उसे वेतन न मिले, ठीक है, उसे अवैतनिक कहते हैं। या फिर जो वेतन न लेता हो या जिसे वेतन न मिलता है, उसे अवैतनिक कहते हैं। तो इस अवैतनिक का जो विलोम विलोम होगा वो होगा वैतनिक, यानी कि जो वेतन लेता है, ठीक है। अब देखिए घात। घात का विलोम होता है प्रतिघात, यानी कि आप किसी पे जब अटैक करने जाते हैं तो उसे हम कहते हैं घात करने जा रहे हैं, घात। किसी को मान लीजिए जो बढ़ई है या फिर लोहार है, वो हथौड़ा जब पीटता है ना, तो कहते हैं कि ये घात कर रहा है लोहा के ऊपर, ठीक है।
तो उसके उत्तर में अगर कोई आप पे अटैक हो जाता है, अटैक करने के उत्तर में कोई अटैक होता है तो उसे हम कहते हैं प्रतिघात। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, घात का जो विलोम होगा वो प्रतिघात होगा, उपकार का जो विलोम होगा वो अपकार होता है। उपकार यानी भलाई करने वाला, और अपकार यानी कि बुरा करने वाला, यानी कि जो आपका बुराई चाहता हो। ठीक है, आगे चले। तो पूर्ण का विलोम यहाँ पे क्या है? पूर्ण का विलोम होता है अर्ध। देखिए, पूर्ण मतलब होता है पूरा, यानी कि जो फुल है वो यानी पूरा है, पूरा है, उसे हम पूर्ण कहते हैं। लेकिन मैंने अभी बताया जब ये संस्कृत टाइप का लिखा हो तो उसे पूर्ण, उसका विलोम अर्ध होगा। यहाँ पे अर्ध है तो इसका विलोम होगा पूर्ण का अर्ध। यहाँ पे अधूरा, यहाँ पे आधा भी है लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि ये अगर पूरा यहाँ पे लिखा रहता ना, सॉरी पूरा अगर लिखा रहता तब इसको इसका अर्थ विलोम होता आधा। यहाँ पे पूर्ण लिखा है तो इसका विलोम होगा अर्ध। ठीक है, इसका विलोम होगा अर्ध, इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे चले। तो धरती का विलोम क्या है? धरती का विलोम क्या है ये आपको बताना है। तो धरती का विलोम यहाँ पे होगा आकाश। धरती का विलोम क्या होगा? आकाश। ओके, और जो नभ एवं अंबर लिखा है, ठीक है, ये आकाश के ही पर्यायवाची हैं, नभ और अंबर। ओके, नभ और अंबर आकाश के ही पर्यायवाची हैं। और अंबर की बात करें ना तो ये अवनी का विलोम होता है। अंबर, ये अवनी जो लिखा है अवनी का विलोम होता है अंबर। अवनी मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है, अगर इस तरह से अवनी लिखा रहेगा तो उसके एवज में विलोम लिखेंगे अंबर। ठीक है, अगर धरती लिखा रहेगा तो उसके एवज में लिखेंगे विलोम आकाश। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप। आगे चले। तो जय का विलोम क्या होता है? जय, जय का मतलब विजय नहीं। ठीक है, जय और विजय तो एक ही समानार्थी शब्द में यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं। तो जय का विलोम होता है पराजय। जय का विलोम क्या होता है? पराजय। यानी हम जैसे कि मान लीजिए कहीं आप गए, जैसे इंडिया मैच जीती पाकिस्तान से, तो यानी कि वो जय हो गया, उसका विजय हो गया। ठीक है, अब वो जो हारा वो उसका क्या हुआ? पराजय हुआ। ओके, अब अच्छाई का विलोम क्या होता है? बुराई। ओके, अच्छाई का विलोम बुराई होता है। आगे चले। तो यहाँ पे स्निग्ध शब्द दिया गया है, पूछा है कि स्निग्ध का विलोम क्या होगा? क्या स्निग्ध का संदिग्ध होगा? नहीं, संदिग्ध का जो विलोम होता है वो असंदिग्ध होता है। असंदिग्ध, संदिग्ध मतलब मान लीजिए कोई चोरी कर लिया, अब आपको पकड़ना है उसको कि ये चोरी कर लिया है, तो आप कहेंगे कि ये संदिग्ध व्यक्ति लग रहा है, यानी कि इसके ऊपर आपको डाउट लग रहा है कि यह चोरी कर सकता है, तो ये उसे हम संदिग्ध कहते हैं, जिसके ऊपर डाउट होता है। और जिसके ऊपर आपको डाउट ना हो तो उसे हम असंदिग्ध कहते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। तो ये इसका विलोम तो है नहीं, स्निग्ध का विलोम होगा अस्निग्ध। ठीक है, स्निग्ध का मतलब जो स्निग्ध है उसका अर्थ होता है प्रेममय, प्यारा या स्नेह युक्त। ठीक है, तो अस्निग्ध का जो मतलब होता है वो मतलब जिसके अंदर प्रेम भरी भावना न हो, वो प्यारा न हो। ठीक है, वो उसके अंदर स्नेह युक्त जैसे ममता टाइप का, इस टाइप कुछ ना हो तो उसे हम अस्निग्ध कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो और कुछ यहाँ पे विलोम यहाँ देख लीजिए, जैसे अमित। अमित का विलोम क्या होता है? अमित का विलोम होता है परिमित। ठीक है, अमित का विलोम होता है परिमित। अमित मतलब जिसे मापा न जा सके, मतलब कह सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा होता है जिसे मापा न जा सके। अब परिमित उससे कहते हैं जिसे मापा जा सके, यानी कि बहुत ही लिमिटेड जो होता है, जो बहुत ही थोड़ा होता है, मामूली जो होता है या बहुत ही सीमित जो होता है उसे हम परिमित कहते हैं। और जो बहुत ही ज़्यादा होता है, कम नहीं बहुत ही ज़्यादा होता है, उसे हम अमित कहते हैं। ठीक है, अमित का विलोम परिमित है। ठीक है, और प्रिय का विलोम होता है अप्रिय, और शत्रु का विलोम होता है मित्र। ठीक है, आगे चलें। अगला प्रश्न है भय का विलोम यहाँ पे क्या है? भय का विलोम बताना है आपको। देखिए, भय मतलब होता है एक तरह से डर, और ये मैंने अभी बताया कि जिस लैंग्वेज टाइप का लिखा रहेगा ना और संस्कृत टाइप का लिखा है तो वही उसी टाइप का इसका आंसर होगा। भय का होगा निर्भय, मतलब जो डरता है उसे भय भय कहते हैं, डर को भय कहते हैं। और जो निडर होता है उसे हम निर्भय कहते हैं। और देखिए यहाँ पे डर जो है ना, डर का विलोम होता है निडर। ओके, डर का विलोम होता है निडर, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ओके, आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। एक और प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, ये लास्ट है, बाकी सीरीज मैं कंटिन्यू करता रहूँगा। अपसरण का विलोम क्या है? अपसरण, तो अपसरण मतलब होता है, देखिए अर्थ इसका है कि जैसे कि मान लीजिए ये एक गोला है। ठीक है, तो अपसरण मतलब यहाँ से बाहर जब निकलेंगे आप ना तो इसे हम कह सकते हैं अपसरण। यानी अपसरण मतलब होता है निकास, यानी कि निर्गम या निकल जाना। ठीक है, अब इसका विलोम होगा अभिसरण। कैसे? क्योंकि अभिसरण का मतलब होता है आगे जाना या मिलना या अंदर की ओर। ठीक है, अंदर की ओर कोई जा रहा है या आगे जा रहा है तो इसे मिलना या अंदर की ओर जब बोलते हैं तो उसे हम अभिसरण कहते हैं। अपसरण का यहाँ विलोम क्या होगा? अभिसरण होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के क्लास में या ये पहली क्लास है विलोम की। ठीक है, बाकी मैं प्रैक्टिस विलोम शब्द का कराता रहूँगा। तो ये पहला है। अब आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, मैं इसको कंटिन्यू करता रहूँगा। ठीक है, तो थैंक यू एंड जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विलोम के।